सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद बे। बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी की। बिहार में एसआईआर के बाद आ रही वोटर लिस्ट की देखेंगे। पूर्व अधिकारी ने चुनाव आयोग को क्या दी नसीहत। डिप्टी सीएम पर पीके के बड़े खुलासे को जानेंगे। महाराष्ट्र में आयला मोहम्मद पर किसने भड़काई हिंसा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला। कहा वोट चोरी के सहारे बिहार चुनाव जीतना चाह रहे अमित शाह। संविधान बचाने के लिए महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की संविधान सत्याग्रह पदयात्रा। नागपुर से शुरू की पदयात्रा वर्धा के सेवाग्राम आश्रम पहुंचकर होगी खत्म। केरल विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ पारित हुआ प्रस्ताव। सीएम पिनराई विजयन ने सदन में पेश किया प्रस्ताव, विपक्ष ने किया समर्थन। शेयर बाजार में गिरावट, 61 अंकों की गिरावट के साथ 80,364 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 19 अंकों की गिरावट के साथ 24,634 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं। वो लगातार एक ही बात कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने देश में जो नफरत फैलाई है उसे मोहब्बत की ताकत से हराएंगे। लेकिन अब बीजेपी के नेता का जो बयान सामने आया है उससे कांग्रेस भड़क उठी है, क्योंकि बात नफरत के साथ खुलेआम हिंसा की हो रही है। राहुल गांधी की जान लेने की बात कही जा रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी की जान संकट में है और ये संकट देश विरोधियों से नहीं है, बल्कि इस समय सत्ता में बैठी पार्टी की तरफ से खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी के नेता ने राहुल गांधी की जान लेने की धमकी दी है और ये धमकी दी गई है टीवी पर आकर। टीवी डिबेट में पिंटू महादेव ने राहुल गांधी को गोली मारने का ऐलान किया। टीवी डिबेट में खुलेआम राहुल की जान लेने की धमकी देने वाले पिंटू को लेकर कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है। पिंटू की गिरफ्तारी की डिमांड की जा रही है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन बीजेपी की तरफ से पिंटू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वेणुगोपाल ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता पिंटू महादेव ने टीवी पर आकर नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी दी है। ये ना तो जुबान का फिसलना है और ना ही किसी तरह की लापरवाही है। ये विपक्ष के नेता के खिलाफ सोची समझी साजिश है। अगर इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो माना जाएगा कि ये राहुल गांधी के खिलाफ सरकार की मिलीभगत है। वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता का ऐसी जहरीली बातें कहना न केवल राहुल गांधी की जान को तत्काल संकट में डालता है, बल्कि ये संविधान, कानून के शासन और हर नागरिक को मिलने वाली बुनियादी सुरक्षा गारंटी को भी कमजोर करता है। कांग्रेस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन केरल पुलिस मामला दर्ज करने में हिचकिचाहट दिखाती रही। बाद में दबाव में उसने पिंटू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया है और न ही बीजेपी की तरफ से पिंटू के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की गई है। जिसके बाद सवाल पीएम मोदी और अमित शाह से भी पूछे जा रहे हैं कि जब पीएम मोदी की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर पूरे बीजेपी बवाल मचा देती है, तो फिर राहुल गांधी को गोली मारने की बात कहने वाले अपने नेता पर कार्रवाई करने से क्यों हिचकिचाहट दिखा रही है। राहुल को गोली मारने की बात बीजेपी नेता कह रहा है और बीजेपी इस पर मौन सहमति दे रही है। उसे सिर्फ चुनाव की चिंता दिख रही है, इसलिए अभी तक पिंटू महादेव पर कोई कार्रवाई बीजेपी ने नहीं की है। उसे चिंता बिहार की भी दिखाई दे रही है। बिहार में विधानसभा चुनावों का ऐलान अब 8 से 10 दिन में हो जाएगा। चुनाव को लेकर 30 सितंबर को चुनाव आयोग फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी करने वाला है। तो किसे मिलेगी ये वोटिंग लिस्ट और क्यों वोटिंग लिस्ट को लेकर छिड़ा हुआ है विवाद, देखिए रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कराई जा रही एसआईआर की प्रक्रिया सवालों में घिरी हुई है। 8 अक्टूबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है, लेकिन उससे पहले 30 सितंबर को चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर के बाद फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी की जा रही है। फाइनल वोटिंग लिस्ट में 7 करोड़ 35 लाख के करीब वोटरों के नाम हो सकते हैं। वोटिंग लिस्ट में कितने विदेशी घुसपैठिए हैं इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी, जिसे लेकर सबसे ज्यादा दावे चुनाव आयोग की तरफ से किए जा रहे थे। चुनाव आयोग की तरफ से राष्ट्रीय पार्टियों के साथ महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टियों को मतदाता सूची मुफ्त में दी जाएगी। अगर कोई पंजीकृत दल वोटिंग लिस्ट की डिमांड करेगा तो उसे भी ये लिस्ट दी जाएगी, लेकिन पंजीकृत दलों को इसके लिए शुल्क देना होगा। प्रिंटेड कॉपी के लिए स्थानीय स्तर पर फोटो कॉपी के दर पर और सीडी या पीडीएफ के लिए पेन ड्राइव की कीमत भुगतान करनी होगी। वैसे ये तय माना जा रहा है कि मतदाता सूची सामने आने के बाद बवाल मचेगा, क्योंकि एसआईआर के बाद जारी वोटिंग लिस्ट के ड्राफ्ट को लेकर कई सवाल बने हुए हैं। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कई बदलाव भी देखने को मिलेंगे। अब वोट देते समय मतदाता अपने साथ मोबाइल फोन ले जा सकेंगे, बस उन्हें अपना फोन स्विच ऑफ करना होगा। इसके अलावा राजनीतिक दल भी मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर नहीं बल्कि 100 मीटर दूर में ही अपनी टेबल लगा सकेंगे।
ईवीएम में चिपकाए जाने वाले बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की कलर फोटो होगी। साथ ही वोटों की गिनती करने वाले दिन अगर पोस्टल बैलेट वोट अधिक होंगे तो ईवीएम के अंतिम 2 राउंड की गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म की जाएगी। इसी तरह से एक बूथ पर अधिकतम 1200 वोट ही होंगे। फिलहाल सभी का इंतजार वोटर लिस्ट को लेकर है, जिस पर बवाल मचना तय माना जा रहा है। बिहार में वोटिंग लिस्ट को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर काफी वक्त से सवाल उठते आ रहे हैं, जिससे चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरा हुआ है। और अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने चुनाव आयोग की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। साथ ही आयोग को नसीहत भी दी है। तो क्या कुछ कहा SY कुरैशी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वोट चोरी को लेकर विपक्ष तो चुनाव आयोग की पोल खोल ही रहा है और अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने चुनाव आयोग को नसीहत दे दी है। कुरैशी ने चुनाव आयोग के हालात पर चिंता जाहिर की है और कहा कि चुनाव आयोग को विपक्ष का भरोसा जीतना होगा। जो कोई भी सवाल उठाता है वो दोस्त होता है, दुश्मन नहीं। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपके पास विश्वसनीयता है तो आपकी गलतियां भी माफ कर दी जाती हैं और अगर विश्वसनीयता नहीं है तो आपके सही कदमों पर भी सवाल उठाए जाते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि इसके बारे में सवाल उठाए जाते हैं। मैं अपने युवा सहयोगियों से कहता रहता हूँ कि वो सभी बुद्धिमान हैं, लेकिन अगर संस्था की छवि गिर गई है तो उन्हें आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। अध्ययन बताते हैं कि जिस संस्था की रेटिंग पहले लगभग 90% थी वो अब 30 से 35% तक गिर गई है। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही SY कुरैशी ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर तंज कसा और कहा कि भारत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पहले ड्राफ्ट में कॉलेजियम बनाया गया था जिसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता शामिल थे, लेकिन दूसरे ड्राफ्ट में जो एक्ट बन गया उन्होंने सिस्टम का मजाक बना दिया। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हैं। ये सच में मजाक है। यानी आप चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी ही बता रहे हैं कि चुनाव आयोग गलत दिशा में काम कर रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे पहले भी कई बार कुरैशी राहुल के समर्थन में बात करते दिखाई दिए हैं और अब एक बार फिर उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। SY कुरैशी ने चुनाव आयोग को नसीहत दी है, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए हैं। तो सवाल बिहार सरकार पर भी उठ रहे हैं। बिहार के डिप्टी CM को लेकर जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा किया है, जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर इस वक्त बिहार की सियासत में बड़ी हलचल पैदा कर रहे हैं। उनके बयान से एनडीए में बौखलाहट मची हुई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर उन्होंने जान लेने का आरोप लगाया था। वहीं अब उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया है। पीके का कहना है कि सम्राट चौधरी पर 6 लोगों की जान लेने का आरोप है। मुंगेर में उन पर कांग्रेस नेता की जान लेने का आरोप लगा था। उस वक्त कोर्ट ने उन्हें केवल नाबालिग होने के नाम पर राहत दी थी। उन्होंने बताया कि इस आरोप से बचने के लिए सम्राट चौधरी ने गलत दस्तावेज पेश किए हैं। फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर सम्राट चौधरी जेल से बाहर निकले हैं। सुनिए। सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं। या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दीजिए। ये हालात है, ये डॉक्यूमेंट है आपके सामने। Have you ever wanted to see your... सम्राट चौधरी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पीके ने कहा 2020 का सम्राट चौधरी का चुनावी हलफनामा कहता है कि उनकी उम्र 51 साल है। उन्होंने 2020 में अपनी उम्र 51 साल बताई। इसका मतलब है 1995 में उनकी उम्र 26 साल थी। इस उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर अभियुक्त होने के बावजूद जेल से रिहा कर दिया। उनका अपना खुद का डॉक्यूमेंट उनकी सही उम्र बता रहा है, इसलिए जब तक वो कोर्ट से फ्री नहीं होते हैं तब तक उन्हें जेल में होना चाहिए। पीके ने उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की मांग पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें अपना मंत्री पद छोड़ देना चाहिए। प्रशांत किशोर लंबे समय से एनडीए के मंत्रियों पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि उनका बयान एनडीए में चिंगारी का काम कर रहा है। उनके बयान के बाद एनडीए में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं अब उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर जो खुलासा किया है उससे डिप्टी सीएम की मुश्किलें तो बढ़ने ही वाली हैं, साथ ही एनडीए पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। बिहार में सियासत गरमाई हुई है, सिर्फ चुनाव की ही चिंता है, उसी की चर्चा हो रही है। तो इस देश में सबसे ज्यादा चर्चा आए लव मोहम्मद को लेकर शुरू हुए विवाद को लेकर भी हो रही है। कानपुर में आए लव मोहम्मद को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश में फैल चुका है, खास तौर पर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और अब महाराष्ट्र में इसे लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। अहिल्यानगर में आए लव मोहम्मद के नाम की एक रंगोली बनाई गई, जिस पर एक समुदाय भड़क उठा और इसके बाद बवाल मच गया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरे देश में इस समय आई लव मोहम्मद को लेकर सियासत चल रही है। मुस्लिम समुदाय सवाल कर रहा है कि इस नारे में या इस स्लोगन में गलत क्या है।
इसका जवाब तो बीजेपी की सरकारों की तरफ से नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोग इसमें सियासत तलाश रहे हैं। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में इसे लेकर जमकर बवाल मचा। दरअसल अहिल्यानगर में हिंदूवादी संगठन हिंदुस्तान शिव प्रतिष्ठान ने सड़क पर रंगोली बनाई, जिससे मुस्लिम समुदाय भड़क उठा। सुबह 7 बजे जैसे ही इस रंगोली की जानकारी मिली, शहर का मुस्लिम समुदाय सड़क पर आ गया और नारेबाजी करते हुए पुणे छत्रपति संभाजी नगर हाईवे जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों पर ही अपनी ताकत दिखाई। उन पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। सड़क जाम करने वालों पर मामला भी दर्ज कर लिया गया और 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। लेकिन धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोपियों को लेकर पुलिस का रवैया उतना सख्त नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को इसमें कोई साजिश नजर नहीं आ रही। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे समाज में जानबूझकर तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है। हम जांच कर ये पता लगा रहे हैं कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। कौन लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कोई लोकसभा चुनाव के समय जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है? हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन समाज में तनाव पैदा करना गलत है। फडणवीस के बयान ने लोकसभा चुनाव का जिक्र कर मामले को सियासी रंग दे दिया है। चुनाव में फडणवीस ने वोट जिहाद की बात कही थी और अब उन्हें इसमें भी दूसरा एंगल नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है तो लद्दाख में भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। लद्दाख में भड़की हिंसा के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जोधपुर की जेल में भेज दिया। सोनम वांगचुक के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, ऐसे भी कई गंभीर आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। इसी बीच सोनम की पत्नी गीतांजलि खुलकर सामने आई और वांगचुक पर पाकिस्तानी लिंक के लगे आरोपों पर भड़क उठी। तो क्या कुछ बोली गीतांजलि, देखिए इस रिपोर्ट में। लद्दाख में हिंसा भड़काने के बाद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज है और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। वहीं उनकी पत्नी गीतांजलि ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनका कहना है कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग की, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी लिंक के आरोपों पर उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पीएम मोदी भी तो चीन गए थे। उन्होंने मोहम्मद यूनुस से भी हाथ मिलाया था। चीन जाने वाले हर शख्स को आतंकी नहीं कहा जा सकता। सोनम निर्दोष है और उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। सरकार पिछले 4 साल से उन पर नजर बनाए हुई थी। 4 साल पहले ही इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अधिकारी आया था और उसने धमकाते हुए कहा था कि उन्हें एनजीओ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख को मिल रही कथित विदेशी फंडिंग की जानकारी देनी होगी। वांगचुक की पत्नी ने अपने बयान में बताया कि पिछले चुनाव में उन्होंने खुद भी बीजेपी को ही वोट दिया था। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि वो हमारी मांग पूरी करेंगे और इसलिए सबने बीजेपी को वोट किया था। बिना विधानसभा या फिर छठी सूची के कोई भी केंद्र शासित प्रदेश सुरक्षित नहीं रहता है। उनका कहना है कि पुलिस अधिकारी अगर वांगचुक के पाकिस्तान से लिंक होने की बात कर रहे हैं तो ये गृह मंत्रालय की बड़ी असफलता है। उन्होंने ये भी अपील की कि सरकार और प्रशासन मामले की निष्पक्ष जांच करें ताकि सच सामने आ सके। जैसा आप जानते हैं कि लद्दाख में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सोनम वांगचुक पर एनएसए के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी पर उनके समर्थक भड़क उठे हैं। वांगचुक के खिलाफ सबूत भले ही मजबूत नहीं हो, लेकिन केस जरूर मजबूत बनाया जा रहा है। कोशिश है कि लंबे समय तक वांगचुक को जमानत नहीं मिल पाए। लद्दाख में 4 लोगों की जान चली गई थी, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और बीजेपी उस नेता के पक्ष में खुलकर खड़ी दिखाई दे रही है जिसके कार्यक्रम में भगदड़ मची। करूर हादसे को लेकर अब जांच शुरू हो गई है। तो क्या है पूरा मामले का अपडेट, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु के करूर में मची भगदड़ ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। एक्टर और टीवी के प्रमुख विजय की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग इस रैली में जमा हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अपनी जान गंवा बैठेंगे। लोग विजय तक पहुंचने की कोशिश में बेकरार थे, लेकिन तभी भगदड़ मच गई और राजनीतिक रैली एक तबाही में तब्दील हो गई। 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। करूर भगदड़ की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता वाली कमेटी को सौंपी गई है। रिटायर्ड जस्टिस करुणा सिविल अस्पताल पहुंची, घायलों का हाल जाना। वहीं सीएम स्टालिन ने कहा कि कमेटी की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों के आयोजित पब्लिक इवेंट्स के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। इस घटना के पीछे की वजह तादाद से ज्यादा भीड़ बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भगदड़ पर दुख जताया है। साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और टीवी के प्रमुख विजय से फोन पर बात की। पीड़ितों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। पुलिस ने विजय की टीवी के जिला सचिव, पार्टी महासचिव
और संयुक्त महासचिव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं विजय ने भगदड़ में जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की और पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम मोदी बिहार के वोटरों को लगातार चेता रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। बीजेपी ने लूटा, जो घर पिछले 11 साल से लगातार लूट ही रहा हो उसमें आखिर क्या बचा होगा? सारा देश जानता है बीजेपी रोबरी पार्टी। कांग्रेस का ही नाम लिया, वो नेहरू पर नहीं गए।